So welcome back everyone to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद पार्ट 3. अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, सो गो एंड वॉच दोज पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Now this is 5.3 topic of your NCERT book, right? 5.3 है ये. एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में. सो ये मेन टॉपिक है जॉब रिक्रूटमेंट 5.3. एंड इसका जो सब टॉपिक है दैट इज़ हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, मतलब कि जो लोग हैं वो जॉब कैसे ढूंढते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे. इन ओल्डर डेज पीपल यूज्ड टू फाइंड जॉब्स फ्रॉम देयर नियर एंड डियर वंस. बोलने का मतलब ये है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो जॉब्स होती थी वो कहीं ना कहीं हमें हमारे नियर एंड डियर वंस को अगर पता है, हमारे रिश्तेदारों को पता है, तो फिर इस तरीके से आपस में बातचीत करके या फिर कहीं कोई वैकेंसी निकली है तो इस तरीके से पता चल जाती थी. एंड फिर आगे से आगे रेफ़र करते थे उस चीज़ को, बात पहुंच जाते थे और फिर जॉब्स मिलती थी. एंड मतलब इस तरीके से इजीली अवेलेबल भी हो जाती थी. क्योंकि आप देखोगे पहले क्या था कि लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे. अगर आप बहुत पहले की बात लो, 100 years बैक और 50 years बैक, राइट, उस टाइम तो ये होता था कि हाँ, अगर कोई इंसान 10th पास या 12th पास भी है तो बस उसको जॉब पे लगवा दो, राइट. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी प्रमोशन होती रहेगी एंड फिर वो इस तरीके से डिपार्टमेंट में रहेगा. गेटिंग माई पॉइंट. आप अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ों का आपके साथ शेयर करेंगे. हमें घर में भी सुनने को ये बात मिलती है, राइट. पहले के टाइम में लोग आपस में अप्रोच से या फिर किसी का नाम रेफ़र करके या फिर फादर के जॉब पे सन की जॉब लग जाती, तो इस तरीके से हो जाता था. बट अब ये चीज़ नहीं है. अब टाइम्स हैव गॉट चेंज्ड, राइट. अब हम देख सकते हैं कि एक जॉब पाना इतना टफ हो चुका है कि लोग जो उनकी असली क्वालिफिकेशन है, सपोज इफ़ एनी वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उसमें उसकी बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है, फिर भी वो उस जॉब को पाने में असमर्थ है. ही इज़ नॉट एबल टू गेट दैट जॉब. उनको उससे लोअर जो उनके लिए डिजर्विंग जॉब नहीं है वो करनी पड़ती है, राइट. तो आप खुद समझ जाओ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में जॉब्स कम हैं और लोग जो है वो ज़्यादा मतलब डिग्री होल्डर ज़्यादा हो चुके हैं, राइट. तो ये तो बात हुई कि जॉब है नहीं है, ये तो अलग केस है. बट हम बात कर रहे हैं कि पहले कैसे रिक्रूटमेंट होती थी. तो जैसे कि नियर एंड डियर वंस के थ्रू पता चलता था. उसके बाद क्या हुआ, लेटर इट मूव्ड टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट, राइट. थोड़ा हम और एडवांस हुए. फिर जब न्यूज़पेपर्स लोग जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैगजीन्स में हमें थोड़ा पता चलता था, एडवर्टीजमेंट छपती थी, तो फिर उसके ज़रिए लोग जाते थे, राइट, इंटरव्यू देते थे. एंड फिर क्या होता था कि लोगों की जॉब लगती थी. या फिर कोई टेस्ट निकला है एंड फिर उस टेस्ट में अपीयर करना है, एंट्रेंस टेस्ट है किसी भी चीज़ का, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता था. एंड अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं अगर एडवर्टीजमेंट निकलती है तो हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट. नाउ डेज देयर आर वेबसाइट्स, एप्स विच हेल्प अस टू फाइंड द जॉब्स. बट अब हम देखते हैं कि नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ कम एंड एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड, राइट. हर चीज़ डिजिटल मीडियम पे आ चुका है. तो आपको वेरियस वेबसाइट्स, एप्स मिल जाएंगे जिस पे आप अपनी जॉब्स इजीली फाइंड कर सकते हो और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रजिस्टर योर नेम एंड क्वालिफिकेशन एंड देन कॉल यू व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल. एंड इवन तक आप ये भी कर सकते हो कि हर एक एरिया में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है. ये ऑफिस होता है जहाँ पर आप अपना कोई भी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, जितना भी आपने काम किया है, अपने मतलब काम इन द सेंस कि कितना आपने रिसर्च किया है या फिर कितनी डिग्री है, राइट, कितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, आपने क्या क्या किया है, तो आप सारा रजिस्टर करवा सकते हो. एंड कोई भी अगर जॉब होगी तो वो आपको नोटिफाई करेंगे, राइट, आपके लायक जो जॉब होगी एज पर योर क्वालिफिकेशन, राइट. तो फिर आपके लिए अगर वो जॉब सुटेबल है तो आप वहाँ पर जा सकते हो. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. वन ऑफ माई कज़न, राइट. तो बेसिकली उनका क्या था कि उन्होंने भी यही किया. उन्होंने +2 की फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम एंड उसके बाद 10th का एंड 12th का उनका जो स्कोर था उन्होंने वो रजिस्टर करवा दिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, राइट. एंड उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंटिन्यू की. ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही उनको कॉल लेटर आया, आई थिंक फॉर सम पोस्ट, राइट. एंड उन्होंने वहाँ इंटरव्यू दिया एंड शी गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट.
तो अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने कंटिन्यू रखी और आई थिंक देन शी कंटिन्यूड फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट, बट मतलब उनकी जॉब लग गई थी एंड वहाँ पर वो पहले तो लोअर स्केल पे थे, मतलब लोअर जॉब प्रोफाइल थी, बट साइड बाय साइड उन्होंने उसी डिपार्टमेंट में टेस्ट क्वालिफाई किया एंड फिर जॉब बढ़ती गई। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी आप लोग जॉब गेन कर सकते हो। बट आई एम लाइक यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बोलूँ कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि सभी की जो जॉब्स है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लग जाएगी। कईयों का मतलब हम बोल सकते हैं केस अलग होता है, सम पीपल गेट, सम डू नॉट गेट, सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड मार्क्स भी आपके वैसे होने चाहिए, आप डिजर्विंग होने चाहिए, सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है मेजर फॉर्म्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो हमने बात की अर्लियर, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस, पर्सनल कनेक्शंस, तो इस तरीके से क्या होता था कि जॉब्स हमें मिल जाती थी, मतलब रेफर करते थे एक दूसरे को या फिर बात पहुँचाते थे, तो इस तरीके से काम चलता था। आज के टाइम में तो हम अगर कि अपनी जॉब लग जाए वही सबसे बड़ी बात है, दूसरों की तो बात की बात है। बट अब हम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स, ऐप्स, वेबसाइट्स आ चुकी हैं, इसी पे ही हम लोग जितनी भी कोई भी अगर हमें जॉब की रिक्रूटमेंट देखनी है या फिर जॉब वैकेंसीज देखनी है तो सो इस पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात करेंगे, दैट इज़ हाउ फैक्ट्री वर्कर फाइंड जॉब। जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं वो जॉब कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पैराग्राफ में हम ये चीज़ देखेंगे, राइट। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स गॉट देयर जॉब्स थ्रू जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट। बोलने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, राइट, जिनको अपनी जॉब या तो जॉबर्स से मिली या फिर कॉन्ट्रैक्टर से। अब ये जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, लेट अस फाइंड आउट, राइट। इन कानपुर टेक्सटाइल मिल्स देयर जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स वर कॉल्ड मिस्त्रीज। सो बोलने का मतलब ये है कि कानपुर टेक्सटाइल जो मिल्स है, अगर आप कानपुर से हो तो आपने ऑफ कोर्स देखा ही होगा या सुना ही होगा, राइट, कि वहाँ पर जो जॉबर्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिस्त्री वहाँ की भाषा में, राइट। मिस्त्री, मिस्त्री वैसे हम उसको भी बोलते हैं मैसन को, जो कि घर का काम करता है, घर बनाता है, तो उसको भी मिस्त्री बोला जाता है। दीज मिस्त्रीज वर देमसेल्व्स वर्कर्स बट दे हैव बैकिंग ऑफ ओनर, दे शो देयर सुपीरियरिटी टू द वर्कर्स हु वर्क अंडर देम। सो बोलने का मतलब ये है, जो ये मिस्त्री होते हैं कहीं ना कहीं इनके पास बैकिंग ऑफ ओनर, मतलब कि ये एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो कि मतलब इनका अच्छा एक रिलेशन है ओनर के साथ, उनकी गुड बुक में है। सो ये अपनी एक बोल सकते हैं सुपीरियरिटी दिखाते हैं किसके पास, वर्कर्स के सामने, कि हाँ हम तो एक मैनेजर के टाइप, मतलब हमारे पास एक पावर है, हम लोग ही एक होली सोली है जो भी कर रहे हैं, एंड ओनर्स के हम बहुत ही एक राइट हैंड है, मतलब उनका हम हर काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक अपनी डोमिनेंस दिखाना एंड एक अपनी सुपीरियरिटी दिखाना, तो ये होता है मिस्त्री, ठीक है। एंड दीज मिस्त्रीज पुट कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर ऑन वर्कर्स, राइट। तो ये हैंडल करते हैं सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनको देखेंगे, उनका काम देखेंगे, राइट। जो आप कॉन्ट्रैक्टर्स बोल लो या मिस्त्रीज बोल लो, राइट, तो ये वर्कर्स को देखते हैं एंड इनका सारा काम इवेलुएट एंड इनको चेक रखते हैं इनके ऊपर, राइट। उसके बाद नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर हैव कम डाउन। बट अब आप देख सकते हैं जो इन्फ्लुएंस है इनका जॉबर्स का और कॉन्ट्रैक्टर का, ये कम हो चुका है, इट्स नॉट दैट मच प्रेवलेंट। मैनेजमेंट एंड यूनियन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिक्रूटिंग देयर ओन पीपल। अब आप देख सकते हैं कोई भी मैनेजमेंट है या फिर कोई भी यूनियन है, वो अपने ही लोग होंगे जो उनके, वो खुद रिक्रूट करेगा, वो कभी अब कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर के थ्रू कि उनकी हेल्प नहीं लेता है, वो अपने आप ही मैनेज करता है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा काम मैनेजमेंट और यूनियंस का होता है, दे गो अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस रादर टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट। तो अब इनका इन्फ्लुएंस कम हो चुका है, गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं बदली वर्कर्स की, कौन होते हैं बदली वर्कर्स। सो दीज आर दोज वर्कर्स हु सब्स्टिट्यूट द वर्कर्स ऑन लीव, they never got the same status and security. Many of these workers have worked for the same company for many years. This is called contract work unorganized, right? It is called unorganized sector. Basically जो बदली वर्कर्स वाला ये कॉन्सेप्ट है आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि बदली वर्कर कौन होते हैं। अब बदली नाम से ही पता चल रहा है, बेसिकली ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं उन वर्कर्स का जो कि लीव पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं। मेन वर्कर परमानेंट वर्कर होते हैं, तो उनकी जगह ये कुछ टाइम के लिए आते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, राइट। दे नेवर गेट द सेम स्टेटस एंड सिक्योरिटी जो एक असली जो एक परमानेंट वर्कर को मिलती है। एंड
जो ये मैनी ऑफ दीज वर्कर्स हैव वर्कड फॉर द सेम कंपनी फॉर मेनी ईयर्स, मतलब इनका क्या रहता है कि अगर सपोज कोई परमानेंट वर्कर है वो बहुत साल के लिए छुट्टी पे चला गया, राइट, तो ये क्या करेंगे, उसके प्लेस पे बहुत साल के लिए काम करते रहेंगे, बट इनको सैलरी बहुत कम दी जाएगी, इनको कभी भी उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी उस परमानेंट वर्कर को मिलती थी। कई बार तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलने के लिए इनको बोल देते हैं कि आप सिर्फ एक बदली वर्कर हो, आप परमानेंट वर्कर नहीं हो, चाहे एक परमानेंट वर्कर ने जॉब असली में ही छोड़ दी हो, बट इनको नाम के लिए बस बदली वर्कर के तौर पे रखेंगे और असली काम इनका पूरा वैसा परमानेंट वर्कर की तरह ही होगा, काम उतना ही लेंगे, राइट, बस सैलरी ना देनी पड़े, वेज ना देनी पड़े, तो इसलिए इनको बदली वर्कर बोल दिया जाता है। एंड ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक 5 या 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, जितना भी टाइम होता है उसने टाइम के लिए इनको काम करवाते हैं। और ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, ये को प्रॉपर नहीं होता, इसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना इनको प्रॉपर वेजेस मिलती है, ना ही इनको मेडिकल फैसिलिटी, नथिंग, कभी भी इनको निकाल सकते हैं एंड कभी भी इनका कुछ भी हो सकता है, सो नथिंग इज परमानेंट। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम इज मोस्ट विजिबल इन द हायरिंग ऑफ कैजुअल लेबर। Contractor goes to the village and asks people if they want to work. He loans some money and consider it as advance wage, and the worker work without wage until the loan is repaid. So बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अब कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है कि उसको लेबर चाहिए, सो वो अब गांव में जाएगा, ऐसे रूरल एरियाज में जाएगा जहाँ पर उसको लेबर इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो वहाँ से वो उन लोगों को बोलेगा, उनको कन्विंस करेगा कि आप लोग इस साइट पे आइए, यहाँ पर कुछ काम है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी ऐसा काम जो कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, वो उनको कन्विंस करेगा, बताएगा और कुछ लोन भी दे देगा, पहले एडवांस पेमेंट दे देगा, राइट। एंड इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो लोग जिनको रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, जो चाहते हैं उनको कुछ रोजगार मिल जाए, तो वो इजीली कन्विंस होके वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे। एंड जब तक वो लोन को रीपे नहीं करते हैं, राइट, तब तक उनको वेज नहीं मिलती है, राइट। तो उनको पहले जो जितना भी उनको लोन दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने वो रीपे करना पड़ता है, एंड उसके बाद ही उनकी वेज उनको मिलनी स्टार्ट होती है, राइट। अब लोन यहाँ पर किसी भी कारणवश मिल सकता है। सपोज अगर उन लोगों ने, जो भी वो गांव से लोग हैं, उन्होंने कोई ऑलरेडी लोन लिया है, या फिर उन्होंने ज़मींदार या फिर कुछ ऐसे तरीके से कोलैटरल पे कुछ रखा है, या फिर कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स है ताकि उसको वो सॉल्व कर सके, राइट। एंड उसके बाद जब वो लोन रीपे कर देते हैं, जब उनका प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ सारा क्लियर आउट हो जाता है बैलेंस, तब उनको उनकी पूरी वेज दे दी जाती है, राइट। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का काम ये है कि उसको अरेंज करना है कि कहाँ से वो लोगों को ला सके और साइट पे काम करवा सके, राइट। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्टर है वो अकेला तो काम करेगा नहीं, राइट। तो उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए, और वर्कफोर्स वहाँ से आएगी जहाँ पर लोगों को काम की ज़रूरत है, जैसे कि गांव के इलाके, एंड वहाँ से जो लोग हैं वो इजीली आ जाते हैं, राइट। अर्लियर वर्कर्स वर टाइड अंडर डेप्ट, बट नाउअडेज द सिचुएशन इज डिफरेंट, दे आर फ्री टू मूव। पहले हम देख सकते थे कि क्या होता था कि ज़मींदारी सिस्टम था, तो उस टाइम जो जितने भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, वो लोन लेते थे ज़मींदार से, राइट, या फिर लैंडलॉर्ड से, तो वो एक डेथ ट्रैप में रहते थे, राइट। एंड वो तब तक जा नहीं सकते थे जब तक हम बोल सकते हैं कि वो लोन रीपे ना कर दे, राइट। उनको मतलब एज अ बेगार लेबर काम करना पड़ता था, या फिर उनको हमेशा उसी जमींदार के अंडर काम करना पड़ता था, वो अलाउड नहीं था उनको कि वो दूसरी जगह काम कर सके। सो देयरफॉर वो हमेशा उस जाल में फंस के रह जाते थे, एंड विच वॉज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर दोज वर्कर्स। बट अब के टाइम में हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं वो बिल्कुल ही फ्री है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी उनको कभी भी ऐसा अपने पास बांध के नहीं रख सकता है, मतलब कि वो कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि हाँ आपने काम करना है या फिर आपने यहीं रहना है, तो वो उनकी विश होती है। बस यहाँ पर ये रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और वर्कर है उनके बीच में एक अच्छा हमेशा एक बॉन्ड रहे, ताकि कभी भी वर्कर्स को ऐसा ना फील हो कि हाँ उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर उनको वेजेस नहीं दी जा रही है, राइट। बट हाँ मेजॉरिटी टाइम्स हम देख सकते हैं कि अब जो वर्कर्स है वो भी अब सेल्फ अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम, राइट। तो ये चीज़ है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट, कैसे काम लिया जाता है, कैसे काम होता है।
अब जब हम बात करते हैं हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ पोस्ट्स की या फिर कुछ टाइप ऑफ हायरार्की की जो आपको हर एक वर्क प्लेस में या फिर हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलेगी, फ्रॉम स्टार्टिंग राइट टिल द एंड। आपको एक डिवीजन मिलता है या फिर एक स्ट्रेटा या फिर एक हम बोल सकते हैं हायरार्की देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स ये बातें हमें हर जगह मिलेगी, चाहे वो कॉर्पोरेट है या चाहे कोई भी वो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर प्रॉपरली you'll see that there is a stratification in terms of job, right, in terms of position, right। तो in terms of position की अगर हम बात करें, लाइक यहाँ पर मैनेजर की बात करते हैं, टास्क ऑफ मैनेजर। सो द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर इज टू कंट्रोल वर्कर्स एंड गेट मोर आउट वर्क ऑफ देम। सो यहाँ पर मैनेजर का हम बोल सकते हैं कि क्या काम होता है। मैनेजर इज जस्ट बेसिकली विजिलेंस। विजिलेंस किसके ऊपर? एक नज़र रखनी है, किसके ऊपर? यहाँ पर वर्कर्स के ऊपर, कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वर्कर का काम है काम करना और मैनेजर का काम है उनको देखना, उनको इन्विजिलेट करना, राइट, उनको गाइड करना कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे एग्जीक्यूशन होगा काम का, उनको एग्जीक्यूट करना, राइट। तो ये मैनेजर का काम रहता है बेसिकली। क्या वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या फिर उनका जो भी सिस्टम है काम करने का वो सही है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। सो एवरीथिंग मैनेजर हैज़ टू सी, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, पूरा रिपोर्ट, सब कुछ ही मैनेजर का काम रहता है। अब यहाँ पर 2 ways ऑफ मेकिंग वर्कर्स प्रोड्यूस मोर। अब बेसिकली क्या होता है कई बार कि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्टबर्न होते हैं, वो जस्ट हम बोल सकते हैं कि दे डू नॉट वांट टू वर्क एंड दे जस्ट वांट टू पास आउट द डेज, और उसको एक्सटेंड करते रहेंगे वर्क को, वो जल्दी नहीं करना चाहते हैं। सो यहाँ पर 2 तरीके हैं बताए हुए हमारे को, जो कि हम देख सकते हैं कि जिससे काम ज़्यादा लिया जा सकता है वर्कर्स के द्वारा, राइट। तो 1 इज़ टू एक्सटेंड वर्किंग आवर्स। पहला तो हो सकता है कि आप उनके घंटे बढ़ा दो। सपोज अगर वो सुबह आ रहे हैं 8 बजे से 4 बजे तक, राइट, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनका टाइम जल्दी कर दो, लाइक इट कैन बी लाइक 8 से लेकर 5 कर दिया जाए, राइट, 6 PM 7 PM डिपेंड करता है, राइट। हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि उनको एक्सप्लॉयट कर दिया जाए, राइट, उनको एक्सप्लॉयट करो, बट हाँ थोड़ा हम वर्किंग आवर्स को ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए काम में से। उसके बाद अनदर इज टू इंक्रीज द अमाउंट प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। Machines help to increase production, but they also take away the employment from workers. अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक और तरीका है कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना, मतलब कि और ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन करना विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी कब कैसे हो सकता है, ज़्यादा कैसे हो सकता है काम इस कम टाइम में, हमारी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है? वो तब हो सकती है अगर कोई एक्स्ट्रा एड या हेल्प मिल जाए, लाइक मशीन्स। अगर मशीनरी की हेल्प से आप कुछ भी काम इजीली कर सकते हो तो दैट्स वेरी गुड। एंड मशीनरी को चलाना भी आना चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ मेन रोल ओवर हियर। अगर आप मशीन्स रख दो, इंस्टॉल नहीं की है, वो उनको चलाना नहीं आता, उनको ऑपरेट करना नहीं आता, फिर वो किसी काम की नहीं है। सो मशीनरी को भी आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। वर्कर्स शुड बी स्किल्ड इनफ टू ऑपरेट दोज मशीन्स, राइट। तो उससे क्या हो सकता है कि काम जल्दी हो सकता है, मास प्रोडक्शन हो सकती है, एंड इससे इंक्रीज इन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड ये हो सकता है, राइट। सो मशीन्स यहाँ पर हेल्प कर सकती है, बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मशीनरी का ये है कि जब एक मशीनरी आती है तो उसे एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, बिकॉज अब ज़्यादा काम मशीन करेगी, सिर्फ ऑपरेट करना है मशीन को। सो जो मैनुअल वर्क एक लेबरर कर रहा है, लाइक यहाँ पर एक वर्कर कर रहा है, तो उसका थोड़ा यहाँ पर लॉस हो सकता है, राइट। सो इट कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट, बट डिपेंड्स, अगेन डिपेंड करता है कि किस तरीके से काम लिया जा रहा है एंड किस तरीके से काम को कैरी आउट किया जा रहा है, राइट। That's why Gandhiji and Karl Marx saw mechanization as a danger to employment. यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक डेफिनेशन के तौर पे या फिर आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि यहाँ पर जो गांधी जी थे और कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने बेसिकली मैकेनाइजेशन को, जब मशीनरी आई उसे काम होने लगा, तो एक तरह से उसको डेंजर माना, खतरा माना एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने अपनी जो बुक थी हिंद स्वराज 1924, उन्होंने उसमें भी मेंशन किया था कि जो ये मैकेनाइजेशन है कहीं ना कहीं ये खतरा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जो भी लेबर क्लास है या फिर हम बोल सकते हैं जो भी वर्कर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इससे छिन जाएगा, राइट। क्योंकि हर काम अब मशीनरी से होगा, मशीन करेगी, जस्ट उसको ऑपरेट करना है और उसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इसको थोड़ा नेगेटिवली लिया गया, इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है ये आपको आ सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए। सो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों बोला था, राइट। ओके,
उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और तरीका जो बताया है, दैट इज अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर ये 3 तरीके और दिए गए हैं हमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल engineering. An American Frederick Taylor in 1890s invented a new system called scientific management. So Frederick Taylor ने basically एक नया system adopt किया या फिर invent किया था जिसका नाम था scientific management. Basically इस system में क्या था, that large work was broken into small elements and divided between the workers. मतलब कि बड़ा काम था जो, वो क्या कर दिया, उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया, राइट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी काम को डिवाइड कर दिया जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि बर्डन कम हो जाता है। लाइक थोड़ा सा काम एक इंसान को दे दिया, थोड़ा सा दूसरे इंसान को, एंड सिमिलरली टू अदर पीपल, राइट। तो इस तरीके से जो काम था उस काम का बंटवारा हुआ, राइट। एंड जब काम का बंटवारा हुआ तो वो डिवाइड किया गया बिटवीन डिफरेंट वर्कर्स। Workers were timed with stopwatches and had to fulfill a certain target every day. And उनको बोला गया कि अब आपको पूरा काम तो करना नहीं है, आपको ये तो है नहीं कि आपको सारा जितना भी काम है वो एक साथ करना है, एक ही इंसान को करना है, अब आपको सिर्फ छोटा सा काम दिया है, तो इसलिए अब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इसीलिए उनको ट्रेस करने के लिए, उनका काम नोट करने के लिए, कितने टाइम में कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको स्टॉप वॉचेस से ट्रेस किया जाने लगा। उनको बोला गया कि आपको इतने ही पीरियड में ये काम फिनिश करना है, राइट। तो उनको प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वर्क करवाया जाने लगा उस टाइम, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो आप अपने आप को ट्रेस करते हो कि मैं कितने टाइम में ये काम कर पा रहा हूँ। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, सपोज सोशियोलॉजी का आपका पेपर है, राइट। अब आपका फाइनल एग्जाम आ गया बोर्ड का, अब आपको यहाँ पर आपका सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपको ये है कि भाई मैं यहाँ पर अब जो 3 घंटे मुझे एग्जाम में मिलेंगे, क्या इसके टाइम फ्रेम में मैं अपना पेपर कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए आप अपने आप को चेक करोगे कि हाँ, अगर मैं इस टाइम पीरियड में कर पा रहा हूँ देन इट्स फाइन, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप सैम्पल पेपर्स करते हो, लास्ट 10 ईयर पेपर्स करते हो और अपने आप को देखते हो कि अगर आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप फिर दोबारा और पेपर्स करोगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब करते जाओगे जब तक आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज ना हो, आप टाइम बाउंड मैनर में अपना काम ना करो, अपना पेपर सॉल्व ना करो, तब तक आप करते जाओगे। एंड जब आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे तो आपकी एक, हम बोल सकते हैं, उसमें एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी, यू विल गेट मोर प्रोफिशिएंट। तो इसी तरीके से उस टाइम भी वर्कर्स को प्रैक्टिस करवा के एक ही काम को दोबारा करवा के उनको उसमें उनकी मास्टरी हुई, वो प्रोफिशिएंट बनते गए और उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, उनकी ग्रिप बन गई, राइट। तो इसी तरीके से हम किसी भी काम को अगर अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस से अपने आप को प्रॉपर्ली टाइम बाउंड मैनर में अपने आप को चेक करो, राइट, कि आप कर पा रहे हो। जब आप अपने आप को ट्रेस करते रहोगे, अपने आप को चेक करते रहोगे, तो आप एक तरह से उसमें, हम बोल सकते हैं, अपनी एक जो आपका टाइम है आप उसमें उसको कवर अप कर पाओगे उस काम को, राइट। आप फिर ओवर टाइम नहीं करोगे, मतलब कि आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, राइट। यू विल नॉट एक्सीड द टाइम, राइट। सो ये है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि आपको याद रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेंबली लाइन। अब असेंबली लाइन क्या होता है बेसिकली? सो अगर हम असेंबली लाइन की बात करें तो असेंबली लाइन इज अ मेथड ऑफ in which workers sat along a conveyor belt and assembled only one part of the final product. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इस पिक्चर में ये आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रही है, राइट। मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कन्वेयर बेल्ट होती कैसी है। तो ये कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पर, राइट। और अब अगर हम बात करें असेंबली लाइन की, असेंबली लाइन क्या होता है? सो बेसिकली एक मेथड है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े हो जाते हैं या फिर उसके साथ बैठ के, मतलब कि कन्वेयर बेल्ट के साथ उनका एक लिंक रहता है, एंड जो भी प्रोडक्ट है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आएगा, उसको वो असेंबल करेंगे और वही आगे से आगे जाके पास आउट होता रहेगा
एंड वो फाइनल प्रोडक्ट तब बन के आएगा, राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए एक यहाँ पर फैक्ट्री है जहाँ पर सपोज करिए मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होने हैं। अब एक मोबाइल फ़ोन जब मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें ये तो नहीं होगा कि हाँ जी अब एक ही बंदा पूरा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि काम को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट, चंक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक इंसान क्या करेगा, डिस्प्ले तैयार करेगा, एक इंसान उसकी बॉडी तैयार करेगा, एक इंसान उसका क्या करेगा, बैटरी के ऊपर काम करेगा, राइट। और जितने भी अंदर के मदरबोर्ड, जितने भी पार्ट्स हैं जिनको डिवाइड करना है वो इस तरीके से करेंगे और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अपना अपना काम चलता रहेगा। सेट हो जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बनना है और स्टार्टिंग कैसे होगी। तो इस तरीके से अपना अपना काम चलता रहेगा और वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। आई होप कि इस पिक्चर से थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने देखा हो, आई यूज्ड टू वॉच द शो ऑन डिस्कवरी चैनल द फूड फैक्ट्री। अगर आपने फूड फैक्ट्री वाला देखा हो तो उसमें भी कैसे आप देख सकते हैं कैसे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द पैकेजिंग आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है, तो इस तरीके से असेंबली लाइन पे काम चलता है, राइट। So the speed of work depends on speed of conveyor belt. The more the speed of conveyor belt, the more would be. So बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी फास्ट आपकी कन्वेयर बेल्ट चल रही है, राइट, उतनी जल्दी उनके वर्कर्स के हाथ भी चलेंगे, वो जल्दी जल्दी काम करेंगे। अब कन्वेयर बेल्ट ही स्लो चल रही है तो फिर जो वर्कर्स है उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। बट हाँ, अगर कन्वेयर बेल्ट फास्ट उनको फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो उनका प्रोडक्ट वो आगे भेज रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो इसलिए उनको फटाफट काम करना पड़ेगा, वो और सतर्क हो जाएंगे और अटेंटिव हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड कन्वेयर बेल्ट की है उतना ही काम जल्दी होगा, राइट। So basically in 1980s there was an attempt to shift from this direct system to indirect control where workers are supposed to motivate and monitor themselves. Basically 1980s में एक हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सिस्टम से एक इंडायरेक्ट कंट्रोल आया, जहाँ पर वर्कर्स को बेसिकली क्या बोला गया कि आपको खुद ही मोटिवेट रहना है, अपने आप को खुद ही सेल्फ इवेलुएट मॉनिटर करना है, आपको कोई चेक नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब आपके सामने कोई बैठा है या फिर आपको किसी को शो करना है, आपको किसी को दिखाना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में रह रहे हो, राइट, किसी को दिखाने के लिए। बट जब आप अकेले हो, आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो आप अपनी मर्जी से मस्ती कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। सो वो क्या है कि कोई देख रहा है तभी आप करोगे, जब नहीं देख रहा है तो आप अपने आप को खुद सेल्फ डिसिप्लिन में आप नहीं रह सकते हो। सो बेसिकली यही सेम वर्कर्स को बोला गया कि अगर आपको कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है, तो आपको खुद ही मॉनिटर करना, अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रहना है काम की तरफ, राइट। तो बट ये हो नहीं पाया, कहीं ना कहीं हम ओल्ड टेलरिस्ट प्रोसेस को ही देखते हैं। एंड अब तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबरर्स हैं, उनको चेक करने के लिए हर जगह आप देखते हो कि जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी उद्योग क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी कारखाने बोल लो या जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप्स है, फैक्ट्रीज, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ताकि उनको चेक किया जाए कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कि कहीं पर वर्कर काम नहीं कर रहा है। तो एवरीथिंग इज नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हर चीज़ अब एक्सेस की जा सकती है, उनको बिल्कुल देखा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, राइट, कि क्या होती है आउटसोर्सिंग। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है पहले कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, बट स्टिल विल सी वन मोर टाइम। Outsourcing means when a production unit divides its work to another units. Example, outsourcing of manufactured parts. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज एक बड़ी फर्म है एंड उसको अपने परमानेंट वर्कर्स कम करने हैं, राइट। उसको जस्ट ये है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स रखे, बहुत ही कम, एंड जो और वर्कर्स हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाए किसी छोटी फर्म में, छोटी कंपनी में, राइट। और जितना भी काम है वो आउटसोर्सिंग के ऊपर चले। सपोज कि अगर हम बोल ले कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो मेन काम है वो उस मेन फर्म में होगा, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, और मेन जो परमानेंट वर्कर्स है वही करेंगे, और जो बचा कुचा काम है, जो स्मॉल पार्ट्स बनने हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा है, वो जो काम होगा वो मेन फर्म में नहीं होगा, वो छोटी फर्म्स को दे दिया जाएगा, छोटी कंपनीज को, मतलब काम आउटसोर्स कर दिया जाएगा, राइट। तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग की, जैसे कि इफ सप्लायर फेल्स टू अराइव देयर प्रोडक्शन टारगेट गेट डिलेड। सपोज करिए कि अब एक फाइनल प्रोडक्ट बनना है, अब जब तक
और छोटे छोटे पार्ट्स नहीं आएंगे उस मेन फर्म में, तब तक तो वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो भी छोटी फर्म्स काम कर रही है, जो भी स्मॉलर पार्ट्स बन रहे हैं, वो मेन पार्ट में तो लगेंगे ही, तभी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। बट सप्लाई अगर लेट आ रही है उन छोटे पार्ट्स की, वो जो कंपनीज है वो प्रॉपरली नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्शन में, सो देयरफॉर वहां पर जो पूरा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट में बहुत डिले आ सकता है, काम रुक सकता है, राइट? Famous sociologist Harry Breverman argues that the use of machinery usually de-skills workers. For example, earlier architects and engineers used their skills, but now they use computers. अब बेसिकली क्या है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जो सोशोलॉजिस्ट है, फेमस सोशोलॉजिस्ट हैरी ब्रेवरमैन, उन्होंने बोला है कि जो मशीनरी है वो डी स्किल करती है वर्कर को। जैसे हमने कार्ल मार्क्स और गांधी जी की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने बोला है कि मशीनरी बेसिकली इट इज अ डेंजर, मैकेनाइजेशन इज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। वैसे यहाँ पर जो कि हैरी ब्रेवरमैन है वो बोलते हैं कि डी स्किल कर रहा है जो मशीनरी है, जो यूज है मशीनरी का। कैसे कर रहा है कि जब मशीन्स आ चुकी है, हर चीज अब ऑटोमेटिक हो चुकी है, जस्ट आपको क्लिक करना है, हर चीज हो जाएगी। आप चाहे किसी भी स्फीयर में देख लो, नॉट इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, चाहे आप बुक्स का ले लो, अब हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। जस्ट वी नीड टू स्पीक, वी नीड टू टाइप एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मशीनरी से कहीं ना कहीं जो वर्कर्स है वो डी स्किल हो रहे हैं। ये जो फेमस सोशोलॉजिस्ट है हैरी ब्रेवरमैन का कहना है, राइट? जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर कि जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर होते थे पहले, वो स्किल्स लगाते थे, उनकी पढ़ाई को यूज करके प्रॉपर नक्शा बनाते थे, मैप बनाते थे, ब्लूप्रिंट तैयार होता था। बट अब तो कंप्यूटर के जरिए हर चीज रेडी हो जाती है। अब तो चाहे आप कुंडली ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो, अब हर चीज हम देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड वे में कंप्यूटर बना देता है, एंड अब जो इंसान है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट अगेन इट डिपेंड्स, हम कैसे परसीव करते हैं। अब देखो, टेक्नोलॉजी है वो हमारी बेटरमेंट के लिए है, बट इट डिपेंड्स हाउ वी यूज इट। अगर हम उसके ऊपर टोटली रिलाय हो जाए, हम उसके ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड हो जाए, तब वो गलत है। अगर हम उसको एक एड की तरह, एक हेल्प की तरह ले रहे हैं, देन इट इज वेरी गुड। तब हम अपनी काम में और एफिशिएंसी डाल सकते हैं। सो डिपेंड्स कि हाउ we take it and how we perceive it and how we carry it out. अगर आप उसको अच्छे से करोगे conventionally and बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करोगे, then it is not, I think, bad, right? So it depends totally on the person how he or she is using that particular machinery or that technology.